आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है द यंग मिंग जर्नी। तो फिर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सिटी के बहुत ही अमीर घर के इंसान को जिसका नाम होता है मास्टर जी, और आज उसकी वाइफ बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसके कारण मास्टर जी अपने घर जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम एक और जगह देखते हैं जहाँ पर पोस्टर लगा होता है एक शैतान की, और सुना है कि ये शैतान बच्चों के अंदर जाकर उनकी आत्माओं को खाता है, और इसलिए यहाँ के लोग जब भी कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उन्हें बचाने के लिए पहले से यहाँ के लोग तैयार रहते हैं। और फिर जिसके बाद हम मास्टर जिन के घर पर देखते हैं जहाँ पर पहले से दो लोग तैनात होते हैं, और ये दोनों ही लोग शैतानों को मारते हैं। मास्टर जिन को भी डर होता है कि मेरे बच्चे पर भी कोई शैतान हावी ना हो जाए, और इसीलिए इन दोनों को उसने बुलाया होता है, जिसमें से एक मंदिर का पुजारी होता है तो दूसरा तलवारबाज होता है। अब वो पुजारी कुछ मंत्रों का जाप करने लगता है और इसे परेशान होकर तलवार चलाने वाला शख्स उसकी जो छड़ी होती है उस पर एक कागज से वार कर देता है। जिसके बाद पुजारी कहता है क्या तुम कुछ देर के लिए शांत रह सकते हो, जिस पर वो तलवारबाज कहता है कि भला ये फालतू के मंत्र जाप करने से क्या होता है, क्या तुम एक चोर हो? मुझे लगता है कि तुम बस लोगों को झूठ बोलकर उन्हें लूटने के लिए आए हो। जिसके बाद वो तलवारबाज उस पुजारी का जो है छड़ी छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुजारी उसे रोक देता है। जिसके बाद वो तलवारबाज उस पुजारी से पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारी छड़ी किस काम की आती है, जिस पर वो पुजारी कहता है कि ये मेरी 8 रिंग वाली छड़ी है, एक ऐसा महान हथियार है जिसके कारण मैं कई मॉन्स्टर को यानी कि कई दानवों को मार सकता हूँ, और साथ ही अगर हमारे आसपास कोई दानव या शैतान होता है तो ये छड़ी तुरंत आवाज करने लगती है। तलवारबाज ये सुनकर उसकी बुराई करने लगता है और उसे भला बुरा कहने लगता है, और फिर कहता है कि अगर क्या होगा अगर यहाँ पर भी एक बच्चा पैदा हो जाए जिसके अंदर भी एक शैतान पैदा हो जाए, और वो शैतान कोई आम शैतान नहीं बल्कि आत्मा को खाने वाला शैतान होगा जो कि बच्चे के पेट से ही निकल के आता है, और उसकी शक्ल पैदाइश से ही काली होती है, और वो बच्चे का आत्मा को धीरे धीरे करके उसे खा लेता है। और फिर उसके बाद वो तलवारबाज उस पुजारी को डरा देता है कि तभी वहाँ पर मास्टर जिन की पत्नी एक बच्चे को पैदा देती है जो कि एक लड़का होता है। अब बहुत समय बाद मास्टर जिन के परिवार में कोई लड़का पैदा हुआ होता है, और इसीलिए मास्टर जिन काफी ज्यादा खुश होते हैं, और वो अपने बच्चे का नाम जिन बुहुआन रखते हैं। कि तभी उस पुजारी की जो छड़ी होती है वो आवाज करने लगती है, जिसे देखकर वो पुजारी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, और फिर कहता है कि ये छड़ी बज रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जरूर कोई शैतान है। कि तभी मास्टर जिन के घर पर बहुत ही तेज हवा आती है, जिसके बाद वहाँ पर जितने भी मोमबत्ती दिए होते हैं वो सब बुझ जाते हैं और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। सब लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। कि तभी मास्टर जिन के हाथ में जो उनका बेटा होता है कि तभी मास्टर जिन अपने बच्चे को देखकर डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, और वो पुजारी और तलवारबाज ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। पुजारी अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा होता है। कि तभी कमरे से एक बहुत जोरदार आवाज आती है जिसके कारण सब लोग डर के भागने लगते हैं, और तलवारबाजी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। कि तभी हम मास्टर जिन को देखते हैं जहाँ पर उनका बच्चा एक शैतान में तब्दील हो जाता है, और वो तुरंत अपने पिता पर हमला कर देता है। और फिर जिसके बाद हम एक चौराहे पर देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जियान होता है, और वो वहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही महान कहानी सुनाकर उन सबको इम्प्रेस कर रहा होता है। उसकी कहानी इतनी अच्छी होती है कि सभी लोग वाहवाही करने लगते हैं। जियान सबका ध्यान कहानी सुनाकर अपनी तरफ कर लेता है, और अपने भाई को वो लोगों के बीच उनके जेब काटने के लिए भेज देता है ताकि वो उनके पैसे चुरा सके। जिसके बाद जिनकी कहानी सुनते वक्त उन सबको पता नहीं चलता है कि उनकी जेब कोई काट भी रहा है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। जिन उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा होता है, और लोगों को ये पता भी नहीं चलता है कि चुपके से उनका जेब कोई काट भी रहा है। कि तभी जियान का भाई जो सबका जेब काट रहा था वो एक शख्स से जाकर टकरा जाता है जिसका नाम याओसेन होता है। जियान कहानी सुना ही रहा होता है कि तभी उसे याओसेन उसे एक आवाज लगा देता है, और जब जियान ये देखता है कि उसका भाई एक अनजान शख्स के पास खड़ा हुआ है तो उसे तुरंत ही गुस्सा आ जाता है। असल में जियान को पता होता है कि शख्स ने उसकी चोरी कर ली है। जिसके बाद जियान याओसेन से कहता है कि अगर कोई शख्स शतरंज खेल रहा तो शतरंज को देखने वाले लोगों को चुप ही रहना चाहिए। याओसेन काफी शांत अंदाजे में कहता है असल में मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसमें एक कमी भी है कि तुम कहानी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। जियान को अपनी बुराई सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और इसी कारण वो गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही याओसेन से लड़ने लगता है। लड़ते वक्त भी याओसेन जियान से कहता है कि हर एक शख्स जो कि कहानी सुनाता है उसका बर्ताव तो बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन तुम्हारा बर्ताव तो काफी ज्यादा गुस्सेल है। याओसेन जियान के हर एक अटैक को बड़े आराम से रोक देता है, और फिर जिसका जियान याओसेन से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। और फिर जिसका जियान अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम सोर्ड आर्ट होता है। जियान अपने इस टेक्निक से सोर्ड को अपने कंट्रोल में कर सकता है और उसे हवा में उड़ाकर अपने प्रतिद्वंदी पर अटैक कर सकता है। याओसेन भी जियान के इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग भी इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर उसके बाद याओसेन जियान के बनाए हुए लकीरों पर
एक जादू करता है जिसके कारण उसकी लकीरें चमकने लगती है और जियान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर उसके बाद साओयन जियान से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा दिखावा करते हो, जिस पर जियान कहता है कि मैं पूर्वी क्षेत्र से आया हूँ और मैं कोई दिखावा नहीं करता, मैं अपनी ताकत और काबिलियत का इस्तेमाल करके कई बड़े मॉन्स्टर को खत्म कर सकता हूँ। और फिर जिसके बाद जियान अपनी कई सारी महान बातें बताने लगता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे जियान के बातों में आ जाते हैं और उसकी वाहवाही करने लगते हैं। जब जियान जा ही रहा होता है कि तभी एक शख्स भीड़ में से निकल कर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है कि महानायक प्लीज हमारी सहायता कीजिए, आप मेरे मास्टर को बचा लीजिए। जियान की नजर जैसे ही पैसों पर पड़ती है तो उसे काफी ज्यादा लालच आ जाता है, जिसके बाद वो पूछता है कि बताओ आखिर मुझे क्या करना होगा। जिस पर वो शख्स कहता है कि आप मेरे मास्टर जिन की सहायता कीजिए, वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, आप अपनी शक्तियों से उसे ठीक कर दीजिए। वो शख्स जियान के आगे झुककर काफी ज्यादा विनती कर रहा होता है, लेकिन जियान को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि मास्टर जिन कितना ज्यादा लालची और कंजूस इंसान है, और इसीलिए वो बहाना बना देता है कि मेरे परिवार में कुछ जरूरी काम है जिसके कारण मैं काम नहीं कर सकता हूँ। कि तभी वहाँ पर साओसेन आ जाता है। आपकी जो भी दिक्कत है आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसी के साथ हूँ। अब साओसेन की बातें सुनकर जियान कहता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा बोलना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। जिसके बाद साओसेन उसके दिए खत को पढ़ता है और फिर जिसके बाद साओसेन कहता है कि हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है और अगर हमने जल्दी इलाज नहीं किया तो वो जो बच्चा है वो जल्द ही मर सकता है। जियान इस काम को करने तो नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन साओसेन उसे रोक देता है। और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी बहस होने के बाद वो दोनों चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जिसके बाद वापस से हम मास्टर जिन के घर पर देखते हैं, जहाँ पर इस बार साओली जो कि जियान का भाई होता है और साथ ही साओसेन और जियान भी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन जियान कुछ नहीं खा रहा होता है और जाकर देखता है कि उस बच्चे की माँ कैसी है। बच्चे की माँ अंदर रो रही होती है और कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दो। जिसके बाद वो नौकर जो कि जियान और साओसेन को यहाँ पर लेके आया था वो कहता है कि मिस आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस बार मैं दो महानायकों को लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा कामयाब इंसान है और उन दोनों की काबिलियत बहुत ही ज्यादा महान है। जिस पर उस बच्चे की माँ रोते हुए कहती है कि पिछली बार भी तुम दो लोगों को लेकर आए थे जो कि वो दोनों ही धोखेबाज थे। और फिर जिसके बाद जियान वापस जाकर अपने टेबल पर बैठ जाता है। साओसेन जियान से पूछता है कि आखिर तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। जिस पर जियान साओसेन से कहता है कि ये सब जो हुआ है बिल्कुल तुम्हारे कारण ही हुआ है, हम इस मुसीबत में तुम्हारे कारण ही फंसे हुए हैं। ये मास्टर जिन नाम का जो शख्स है बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है और ये कभी भी कुछ नहीं देता। ये बंदा हमसे काम तो करवा लेगा लेकिन जब हम इसे पैसे मांगेंगे तो हमें कुछ भी नहीं देने वाला है। जियान साओयन को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनने लगता है और कहता है कि अगर तुम इस दौरान मारे भी गए तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मेरी तो एक खुद की फैमिली और मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना है। जिस पर साओसेन कहता है कि छोटे भाई तुम्हें खाना पसंद है। जिस पर साओली हाँ कहता है और क्या तुम हर रोज ऐसे खाना खाना चाहोगे। जिस पर साओली दोबारा हाँ कहता है। अब साओसेन के इसी हरकत पर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो साओसेन को कुछ कह भी नहीं सकता है। और फिर उसके बाद जियान साओसेन के पास बैठता है और उसे कहता है मुझे कुछ सालों का एक्सपीरियंस है और इसीलिए सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। और फिर जिसके बाद वहाँ पर मास्टर जिन आते हैं और वो आते ही बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से उनको कहते हैं कि महानायक आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए और इसके बदले में आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं, मैं आपको कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहूंगा। अब इतना सारा सोना देखकर जियान को काफी ज्यादा लालच आ जाता है और कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जो कोई भी दिक्कत है हम उसे आसानी से संभाल लेंगे। और फिर जिसके बाद जिन और साओसेन को मास्टर जिन अपने बेटे से मिलाते हैं जो कि आंगन में एक लकड़ी के घोड़े के ऊपर बैठकर खेल रहा होता है। और फिर जिसके बाद वो बच्चा पीछे मुड़ कर देखता है और अपने बेटी की ऐसी भयानक शक्ल देखकर खुद उसका बाप भी डर जाता है। और फिर जिसके बाद याओसेन और जियान उन्हें कहते हैं कि आप घर के अंदर चले जाइए और दरवाजा बंद कर दीजिएगा। और फिर जिसके बाद वो दोनों उस छोटे बच्चे शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो दोनों शैतान से लड़ने जा ही रहे होते हैं कि तभी मास्टर जिन का नौकर उन्हें रोकते हुए कहता है कि आप उस पर अपना तलवार मत यूज कीजिएगा क्योंकि वो उस पर काम नहीं करती है। याओसेन ये बात जियान को भी बताना चाहता था, लेकिन जियान बहुत ही ज्यादा बेफिक्र उसके सामने चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम एक बच्चे हो, लेकिन मुझे शैतानों से सख्त नफरत है और इसीलिए मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जियान की ऐसी बातों को सुनकर उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने लकड़ी के घोड़े को उठाकर सीधा जियान की तरफ फेंक देता है, जिसे जियान अपने स्वॉर्ड से काट देता है और कहता है मुझे यकीन नहीं थी कि तुम में इतनी ताकत होगी। जिसके बाद वो शैतानी बच्चा अपना जब मुंह खोलता है तो उसमें से दो बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी वाला दो काले हाथ निकलते हैं जो कि सीधा जियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जिनकी तलवार में एक खासियत होती है कि वो किसी भी शैतान को मार सकती है और इसीलिए वो बच्चा उससे भागने लगता है और जियान के हर एक अटैक को डोज कर रहा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे के हमले को डोज करके एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। अब याओसेन को पता चल जाता है कि आखिर उस छोटे शैतान की कमजोरी क्या है और इसीलिए याओसेन उस बच्चे के हाथ को काटने की तैयारी करने लगता है और जियान को भी कहता है कि तुम उसकी हाथ काट दो। छोटे शैतान को भी पता चल चुका होता है कि दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो संभल जाता है और समय रहते अपने हाथ को बचा लेता है, जिसके कारण जियान उस पर वार नहीं कर सकता था और वो बच्चा जियान को चिढ़ा रहा होता है। जिसके बाद याओसेन को अचानक से एक आइडिया आता है और भागकर याओसेन दीवार की तरफ जाने लगता है। जब जियान ये देखता है कि
याओसिन भाग रहा है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि साले कायर कहीं के तुम एक बच्चे का सामना नहीं कर सकते। जिसके बाद याओसिन अपने पंखे से उस बच्चे के सर पे मारकर उसे गुस्सा दिलाने लगता है, जिसके कारण वो शैतान याओसिन के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद याओसिन उस बच्चे के हाथ को धीरे धीरे करके दीवार की तरफ ले जाने लगता है और अपने जादू से उस दीवार के ऊपर उस बच्चे के हाथ को चिपका देता है। जिसके बाद वो बच्चा अपने हाथ को दोबारा से अपने मुंह में नहीं ले पाता और जिसके बाद वो बच्चा अपने हाथ को बचाने के लिए दौड़ने लगता है लेकिन तभी जियान उसे पकड़ कर रोक लेता है और कहता है, और फिर जियान अपनी तलवार को याओसिन की तरफ फेंक देता है और याओसिन उसके तलवार को पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद जब याओसिन उस शैतान बच्चे का हाथ काटने जा रहा होता है कि तभी वो शैतान बच्चा दीवार को ही अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण जियान और उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। याओसिन दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन जियान को कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी होती है और इसीलिए वो जल्दी से होश में आ जाता है और फिर उस बच्चे के मुंह से उस शैतान के हाथ को बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो शैतान वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है लेकिन जियान उसे अपनी तलवार फेंक कर मार देता है और वो छोटा बच्चा जिसके अंदर शैतान था अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका था, काम पूरा हो चुका था और इसीलिए जियान याओसिन से कहता है कि हमें जो भी इनाम मिलने वाला है उसमें से 80% मेरा होगा और 20% तुम्हारा होगा। मास्टर जिन भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब उनका बेटा ठीक हो चुका होता है। और फिर जियान और याओसिन के पास आकर कहता है कि लगभग मैंने 3 शादी की, उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ जिसे आपने बचा लिया है। अपनी तारीफ सुनकर जियान को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। जिसके बाद जियान मास्टर जिन से उनका हिसाब मांगने लगता है कि मैंने अपनी जान में खेलकर आपके बेटे को बचाया है तो आप इसका हमें इनाम दीजिए। अब मास्टर जिन बहुत ही ज्यादा कंजूस इंसान होते हैं और इसीलिए वो जियान को बहुत ही कम पैसे देते हैं और जियान भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि मुझे बस इतने से पैसे मिले, मैंने इतना बड़ा काम किया और बस इतना सा। जिस पर मास्टर जिन कहते हैं कि तुमने मेरी दीवार भी तो तोड़ी है, उसे मुझे ठीक करवाना होगा ना। अब याओसिन को जियान के ऊपर काफी ज्यादा हंसी आती है और कहता है कि भाई अब 80-20 का मामला खत्म कर, सब कुछ तू ही रख ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाते टाइम जियान काफी ज्यादा घुस जाता है और कहता है कि अगर अगली बार कोई काम पड़ा तो मैं सबसे पहले पैसे लूंगा, उसके बाद ही उनका काम करूंगा। जिसके बाद जियान को अचानक भूख लगने लगती है और इतने से पैसों में उसे खाने के लिए कुछ बढ़िया सा भी नहीं मिल पाता। याओसिन जियान से कहता है मैंने तो तुम्हें पहले कहा था कि तुम कुछ खा लो लेकिन तुमने कुछ भी नहीं खाया। कि तभी उसका भाई सावली उसे एक चिकन का लेग पीस देता है जो कि उसने खाना खाते टाइम उठा लिया होता है और इससे जियान काफी ज्यादा खुश होता है कि तभी उन्हें महसूस होता है उनके आसपास एक और शैतान है जो कि उन्हें छुप कर देख रहा होता है। और जब उन्हें ये महसूस होता है तो जियान तुरंत दौड़ते हुए उस शैतान का पीछा करने लगता है और जियान उसके पीछा करते हुए जाने से पहले xiaoyan से कहता है। और फिर जिसके बाद हमारे एपिसोड यहीं पर एंड